प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या गाय का दूध पीना हमारे लिए उचित है? क्या हम गाय का दूध पीकर गाय के बछड़े के साथ अन्याय तो नहीं कर रहे? और फिर आजकल गाय का दूध बिना इंजेक्शन्स के मिलता भी नहीं है। गुरुजी, कृपया अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। सभी साधकों को मेरे प्रेम वंदन। पहली प्रश्न उन्होंने उठाया कि क्या गाय का दूध पीना चाहिए, और फिर उन्होंने इंजेक्शन्स और बीमारियों का हवाला दिया। ये दो बिल्कुल जुदा प्रश्न हैं, इनका कोई कनेक्शन नहीं है। जब बच्चा घर में पैदा होता है, सौरभ, आपकी जो एज अवस्था है आपको इसका अनुभव नहीं होगा, लेकिन वो साधक जो 50-60 के लपेटे में है या प्लस में है, 50 प्लस मोटा मोटा लेंगे, 55 प्लस लेके चलेंगे, या वो साधक जो देहात की बैकग्राउंड से हैं, उनको एक चीज का अनुभव होगा। पहले घर में लगभग समान एज के कई सारे भाई बहन हुआ करते थे, 5, 7, 8, 10, और उनमें एज गैप ज्यादा नहीं हुआ करता था, क्योंकि पहले कोई ऐसी युक्ति नहीं थी जिससे बच्चों के बीच में डिस्टेंस को, गैप को मेंटेन किया जाए बच्चों के जन्म के बीच में। और एक नैसर्गिक क्रिया से बच्चे का जन्म होता था, यह पूरी तरह से प्राकृतिक था, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल इनपुट नहीं था। तो कभी कभी बच्चों के मध्य का जो अंतर है वो 1-1.5 साल होता था या 2 साल होता था, या कोई मेडिकल इशू है तो अलग बात है, नहीं तो बच्चे होते रहते थे। और 6, 7, 8 बच्चे होने के बाद ये क्रम इस वजह से रुक जाता था कि क्योंकि माता पिता बच्चों में अधिक व्यस्त हो जाते थे और कोई कारण नहीं था। तो वो बच्चे लगभग साथ साथ बड़े होते थे, उनकी लगभग साथ साथ विवाह होता था, और उनके विवाह के बाद, चाहे वो भाई हैं चाहे वो बहनें हैं, उनके विवाह के बाद लगभग लगभग आगे पीछे होके ही प्रोजेनी होती थी। अब से 50-60 साल पहले के अगर आप कपल्स को देखेंगे, तो वो जो मामा बुआ के, चाचा ताऊ के बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, वो लगभग सब एक ही एज ग्रुप के हैं। किसी घर में 1 साल 2 बच्चे होते थे, किसी घर में 1 साल 3 बच्चे होते थे, किसी घर में 1 साल 1 बच्चा होता था, लेकिन एज ग्रुप लगभग सबका समान है। तो वो ताई, चाची, बुआ, मौसी, ये सब लगभग एक ही समय पर मातृत्व को धारण करती थी, एक ही समय पर वो मां बनती थी। उससे और पहले जाएंगे तो ये भी व्यवस्था थी कि सास और बहू एक साथ बच्चे को जन्म देती थी। ये मेरे व्यक्तिगत घर का भी ये अनुभव है, जहां पर मेरी नानी और मेरी मामी ने बच्चों को लगभग आगे पीछे जन्म दिया है। और संयुक्त परिवारों की व्यवस्था में भेद नहीं रहता था, बच्चे सब साथ साथ ही पलते थे लगभग। अब जब बच्चे साथ साथ पलते थे, प्रोजेनी साथ साथ चल रही है, मातृत्व साथ साथ उतर रहा है, तो इसके साथ साथ मां के स्तनों में दूध भी उसी हिसाब से उतर रहा है। अब एक स्त्री कार्य में लगी हुई है, उसका बच्चा रो रहा है, वो बर्त कपड़े धो रही है। पहले वॉशिंग मशीन्स नहीं थी, तो कपड़े धोना एक डिफिकल्ट और लॉन्ग प्रोसेस था, थकाऊ प्रोसेस था। हाथों से थपकी से कूट के कपड़ों को धोया जाता था, फिर एक एक करके निकाला जाता था पानी में खंगाल के 2 या 3 बार, और फिर उसको निचोड़ के फैलाया जाता था। एक लंबी प्रक्रिया थी, और उस प्रक्रिया के साथ साथ कुछ और एक्टिविटीज भी थी, जैसे फूड का इंतजाम करना है, भोजन का करना है, या कुछ और अन्य घरेलू या सामाजिक कार्य। तो एक वो स्त्री जिसका बच्चा अभी छोटा है और वो स्तनपान करता है, अब वो बच्चा रो रहा है और उसकी मां इस समय कपड़े धो रही है, और उसकी ननन जिसने मातृत्व धारण किया है वो भी अपनी संतान को लेके आई है,
और क्योंकि वो मायके में बैठी है तो वो थोड़ा सा ईज मोड में बैठी है, आराम से बैठी है, उसकी संतान सो रही है। तो एक सहज प्रक्रिया थी कि उस समय उस रोते हुए शिशु की बुआ, जो कि उसके पिता की बहन है, वो उस रोते हुए शिशु की माता, जो कि उसकी भाभी, उसको कहेगी कि भाभी आप काम करो, इस बच्चे को मैं फीड कराती हूं, इस बच्चे को मैं फीड कराती हूं। और वो अपने भतीजे को गोद में लेके अपना स्तनपान करा दिया करती थी, बच्चे को दूध पिला दिया करती थी। ये क्रिया समाज में बड़ी सहज और स्वाभाविक क्रिया थी, इसमें कोई भेद नहीं था। आज भी जो पुरानी 60-70 साल की औरतें हैं, वो अपने भतीजे भांजे को ये प्रेम पूर्वक उलाहना देती हैं कि मेरा दूध पिया है तूने। यहां पर दूध पिलाने का कोई भेद नहीं था, ये भेद सारे बाद में डेवलप हुए। ये एक प्रेम था, उस प्रेम के आधार पे बच्चा रोया, उसको दूध मिल गया। यहां बात सिर्फ भूख और भोजन की थी, यहां बात सिर्फ प्रेम की थी, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। और दूध पिलाने वाले को यह भाव नहीं था कि अगर मेरा बच्चा भूखा होगा तो उसका क्या होगा, क्योंकि उस समय वो एक स्त्री नहीं है जो दूध पिला रही है, वो एक मां है। और मैंने ऐसा सुना है, मेरे बहुत साथकों ने बताया है जो इस अनुभव से गुजरी हैं, कि बच्चे को दूध पिलाने में जो सुख का अनुभव होता है, उससे बड़ा सुख कोई नहीं है। वो उस सुख को इस भाव से कि मेरी संतान का क्या होगा ना रख के, जो उसके परिवार में सहजता से मिल गया, उसको दूध पिला देते थे। सामाजिक बाधाओं के चलते हुए यह व्यवस्था परिवारों से बाहर बहुत कम निकल पाई, लेकिन कभी कभी हमने इन व्यवस्थाओं को देखा है, लेकिन बहुत कम। परिवारों में व्यवस्था बहुत चली है। तो दूध का होना और दूध का बालक को मिलना, बस बात इतनी सी है। भूख का होना और भोजन का होना, बस बात इतनी सी है। प्रेम का होना, बस इतनी सी बात है। गाय के बछड़े को दूध जो मिलता है, गाय के बछड़े के लिए गाय का दूध बिल्कुल है, उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। और गाय के बछड़े को दूध पिलाया जाता है लगातार। गाय का बछड़ा उससे रिष्ट पुष्ट होके आगे बैल बन के खेत जोतने के काम आता है। नारी के दूध की एक सीमा है, नारी का दूध रुक जाता है एक समय के बाद। उसका बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा, स्तनों से दूध बहना कम हो जाएगा। लेकिन गाय के साथ ये व्यवस्था नहीं है, गाय की ऐसी व्यवस्था नहीं है। गाय का बछड़ा जब बड़ा हो जाएगा और खेत पे चला जाएगा, या तो गाय की बछड़ी जब बड़ी हो जाएगी और स्वयं दूध देने के लायक हो जाएगी, तब भी गाय है, मदर काउ जो है, वो दूध दे रही है, सतत दूध दे रही है। उसका दूध भूखे के लिए उपलब्ध है, उसका दूध बीमार और वृद्ध के लिए उपलब्ध है, उसका दूध बच्चों के लिए उपलब्ध है। तो जब आप उस गाय के दूध का सेवन करते हैं, तो ये गाय के दूध का सेवन उसका एक प्रेम है जो बह रहा है, एक प्रेम है, प्रेम के रूप में बह रहा है। उसमें कोई अवरोध नहीं है, उसमें आप किसी की हक मारने की
बात नहीं कर रहे हैं। एक प्रेम क्रिया है, घट रही है, और हम उस क्रिया के अंग बन रहे हैं। श्री कृष्ण ने अपने चरित्रों में इस चीज को बखूबी कहा है, बहुत अच्छे से कहा है। अभी आज के दौर में खाटू श्याम देवता का मान्यता बढ़ती जा रही है। तो यदि आप खाटू श्याम जाएं तो खाटू श्याम के जो मुख्य मंदिर हैं, मुख्य मंदिर के पीछे एक और मंदिर है। उस मंदिर में जाएं तो वहां पे बैठने वाले संत आपको खाटू श्याम की कथा बताते हैं। उस कथा की चर्चा हम कभी और किसी प्रकरण पे करेंगे। जो खाटू श्याम की ओरिजिनल फेस था, बर्बरीक जिनका नाम था, वो जमीन के भीतर थे। तो कथा ये कहती है, जो कि सच्ची, ज्यादा पुरानी कथा नहीं है, ये मुश्किल से 80 या 90 या 100 साल पुरानी कथा होगी। और ये कथा खाटू श्याम की एक अनन्य भक्त सावित्री बाई जी थी फरीदाबाद में। खाटू श्याम के दो बड़े अनन्य भक्त हुए, आलू सिंह जी और सावित्री बाई जी। सावित्री बाई जी के साथ मेरा संपर्क रहा कई साल तक, लेट 90s में, और उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें बताई, बहुत सारे अनुभव कराए इस शक्ति के संदर्भ में। तो एक वैश्य की गाय जाती थी और वो एक पर्टिकुलर स्थान पे जाके अपने स्तन का दूध ऑटोमेटिकली स्वयं खाली कर देती थी, दूध गिरा देती थी वो। बाद में खोदा गया उस स्थान पे तो खाटू श्याम का एक मुख मिला। वो मुख आज भी प्रिजर्व्ड है खाटू श्याम के मुख्य मंदिर के पीछे वाली गली में जाके एक उप मंदिर में। प्रेम था। गाय का दूध मेरी समझ में एक प्रेम है। इसको प्रेम प्रसाद लेके स्वीकार करना बहुत आनंददायक रहेगा। स्वीकार करना चाहिए। ये प्रेम है, पचने में आसान है, पौष्टिक है, पेट की बीमारियों का नाश करता है, हमारे लिए बड़ा सहज है। आपको जान के या तो ताज्जुब होगा या आपको पता भी होगा कि जो भैंस का दूध है वो पचने में भारी होता है। इसलिए जिस भी घर में छोटी संतान है, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि या तो आप काउ मिल्क लगा लीजिए, और यदि काउ मिल्क नहीं लगा सकते तो भैंस के दूध को डाइल्यूट कीजिए, 30% तक उसमें पानी मिला लीजिए, तब बच्चों को दीजिए, नहीं तो ये हजम नहीं होगा। भैंस का दूध कीड़े पैदा करता है बच्चों के पेट में, पर यह एक अलग विषय है। गाय का दूध गाय का प्रेम है, और गाय का दूध गाय का प्रेम, इस आधार पे ये सभी स्तनधारी जीवों पे बात लागू हो जाती है। आज के समय में भौतिकतावादी युग में हमने गाय के दूध का कमर्शलाइजेशन ज्यादा कर दिया है। आज से ज्यादा नहीं, महज 200-250 साल पहले गाय जो थी वो राष्ट्र की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी थी। गाय दूध देती थी, एक पौष्टिक भोजन मिलता था लोगों को। काऊ डंग, गाय का गोबर से ईंधन की प्राप्ति होती थी। गाय का बछड़ा खेतों में हल जोतता था, गाय की बछड़ी फिर गाय बन के आगे सेम साइकिल को कंटिन्यू करती थी। गाय का गोबर मैन्योर के रूप में, खाद के रूप में प्रयोग होता था। गाय का पेशाब, गौमूत्र एक बहुत अच्छी क्वालिटी का डिसइंफेक्टेंट है,
और मैं आज भी अपने बहुत साथकों को बोलता हूं कि आप जो घर में पोछा लगाते हैं उस पोछे में थोड़ा सा गौमूत्र मिला लिया करें। गौमूत्र का यह प्रयोग कुछ विशेष ज्योतिषीय कॉम्बिनेशंस में भी अच्छे से काम आता है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। ये एक प्रेम का संबंध था गाय के साथ। आपने गाय के साथ अपने प्रेम के संबंध को तोड़ दिया। आपने दूध बेचने के लालच में गाय के बछड़े को दूध देना कम या बंद कर दिया। हम जब छोटे थे तो हम डेयरी पे जाते थे जहां पर बहुत सारी गाय या भैंस होती थी और वहां पे दूध हमारे सामने निकलता था और हम लेके आते थे डोल में। तो दूध वाला आखिर में काफी सारा दूध उसके थनों में छोड़ देता था और फिर बछड़े को छोड़ देता था और गाय बछड़े को दूध पिलाकर तृप्त होती थी। ये ठीक उसी तरह से होता था जैसे आपकी बुआ, मौसी, चाची और ताई अपने घर के दूसरे उस बच्चे को दूध पिला के तृप्त होती थी जिनको उन्होंने जन्म नहीं दिया है। गाय को संतुष्टि थी कि मेरे टोटल मिल्क में से 70-80% मिल्क इन बच्चों के काम आएगा और ये मिल्क बछड़े के काम आएगा, उससे वो हृष्ट पुष्ट होगा। लेकिन मानव ने अपने स्वार्थ के लिए गाय के उस प्रेम का दुरुपयोग किया और धीरे धीरे जैसे समाज की इकोनॉमी के सिचुएशंस चेंज होती चले गए, बछड़े की उपयोगिता समाप्त हो गई क्योंकि बछड़े का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया। तो स्वार्थी मानव के लिए अब बछड़े को दूध पिलाना लाभकारी नहीं रहा, क्योंकि यदि स्वार्थी मानव दिन में 2 या 3 किलो बछड़े को दूध पिलाएगा तो वो मल्टीप्लाई करेगा 40, 50, 60 या 70 रुपए से और उसको मल्टीप्लाई करेगा 30 से और साथ में देख लेगा मैंने इतना नुकसान किया। मानव ने हनन किया गाय के प्रेम का। गाय क्या करती है? उसके थनों में दूध तो आया क्योंकि प्रकृति ने वो व्यवस्था की हुई है, लेकिन दूध ने उतरने से इंकार कर दिया। आपने गाय का प्रेम तोड़ा, गाय की नेचुरल क्रिया बाधित हो गई, तो आपने इंजेक्शंस का प्रयोग किया। अब वो दूध प्रेम दुग्ध ना होकर बलात् दुग्ध हो गया, जबरदस्ती का दूध हो गया। अब वो इंजेक्शन लगाएंगे तभी उसके हार्मोन एक्टिव होंगे, तभी वो दूध छोड़ेगी। प्रेम में तो इतने हार्मोन एक्टिव थे दूध छोड़ने के लिए कि अंगूठों की भी जरूरत नहीं थी। बर्बरीक का मुख जहां धरती के अंदर दबा हुआ था, बर्बरीक पात्र हैं महाभारत कालीन, खाटू श्याम, वहां तो इतना प्रेम उमड़ा उस गाय को कि स्वयं जाके अपना दूध गिरा देती थनों से, दूध निकालने की आवश्यकता नहीं थी, इतना प्रेम उमड़ा। और अगर आज अवस्था यह आ गई है कि गौ माता बिना इंजेक्शन के दूध नहीं देती है, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि गौ माता के प्रेम का मानव ने खंडन कर दिया। प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार दूध तो उसके थनों में आएगा, लेकिन उस दूध का बाहर निकलना ये पूरी की पूरी एक प्रेम क्रिया है। दूध का शरीर में बनना एक शारीरिक, भौतिक, फिजिकल या यांत्रिक अवस्था है और सहजता से दूध का थनों से उतर के बाहर आना पूरी तरह से एक मानसिक, भावनात्मक या प्रेम की अवस्था है। बहुत आसान है ये कह देना कि दूध इंजेक्शन का दूध है, नहीं पीना चाहिए। तर्क नहीं है, कुतर्क है। कुतर्कों को जब तक समाज में स्थान मिलता रहेगा, ये समाज सही दिशा को
प्राप्त कभी नहीं हो सकता। गाय का दूध उसका प्रेम है, और उसी प्रेम के साथ हमें उस दूध का आचमन करना चाहिए।